वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 1 मंथ क्रैश कोर्स सीरीज ऑफ रोग निदान एंड विकृति विज्ञान की थर्ड डे की जो स्टडी है वो कंप्लीट करेंगे। हमारी जो ये सीरीज़ है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं इजी लैंग्वेज में जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। इसके साथ ही आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे 2-3 एम्स रहने वाले हैं। पहला एम हमारा रहेगा कि एटलीस्ट हम आज थर्ड डे पे 2 चैप्टर्स को कवर कर लें और जो भी आप लोग पढ़ें उसे आप अपनी प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट करें, यूज़ कर पाएँ उसको आप अपनी क्लिनिकल सेटिंग में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझ पाएँ कि कौन से पॉइंट्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। ठीक है। मार्क्स का आपको पता होना चाहिए कि इतना लिखने पे आपको जो है वो कितने मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो अगर आपने बुक खरीदी नहीं है अभी तक भी, तो भी मैं आप लोगों को मैंने कल भी बताई थी कि आप रोग निदान एंड विकृति विज्ञान की जो डॉक्टर सेवतकर सर की बुक आ रही है उसको आप ले सकते हो। ठीक है। वो अच्छी बुक है, वहाँ पे NCISM के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं। तो आप डॉक्टर BK सेवतकर सर, डॉक्टर प्रभजोत, इनकी बुक है, आप उसको रिकमेंड जो है वो कर सकते हो। बुक अगर नहीं खरीदी, अगर खरीद ली है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से आप लोग समझने के बाद अपने नोट्स वगैरह वहाँ से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, परीक्षा, रोग एंड रोगी परीक्षा। तो परीक्षा जो है ना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 रीज़न है। एक तो ये, चाहे आप अभी सेकंड ईयर में हो तो भी काम में आएगा। ठीक है। ये थर्ड ईयर में भी काम में आता है। ये जब आप इंटर्न में हो जाओगे तब भी काम में आता है, और जब आपने क्लिनिक ओपन कर लिया तब भी ये आपके काम में आता है, क्योंकि आपको हर दिन जो है वो पेशेंट की परीक्षा जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस का, वो है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ परीक्षा। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, पहले आपको पता होना चाहिए आप परीक्षा क्यों पढ़ रहे हो, परीक्षा पढ़ने का क्या मोटिव है। ठीक है। तो देखो, जो हमारी चरक संहिता है उसमें एक सिद्धांत दिया गया है जिसको बोलते हैं प्रकृति पुरुष साम्य सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ें प्रकृति में हैं, जो चीज़ें बाहर नेचर में प्रेजेंट है, वही चीज़ें जो है एक मनुष्य के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर मान लो बाहर जल है तो हमारे अंदर आप महाभूत है, मतलब हमारे अंदर भी जल महाभूत है। अगर बाहर अग्नि है, हमारे अंदर भी जाठ अग्नि है। ऐसे ऐसे करके 25 ऐसी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं चरक के शरीर स्थान के 5th चैप्टर में, जो कि ये बताते हैं कि जो चीज़ें नेचर में है वही चीज़ें एक ह्यूमन के अंदर हैं। ठीक है। और इसीलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। अगर आप अपनी प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे तो अल्टीमेटली जो मनुष्य है उसको उसको भी जो है नुकसान होगा उस चीज़ से। ठीक है। अब यहाँ पे परीक्षा कहाँ पे आ जाती है? तो जो वैद्य है, जैसे हम लोग जो भी स्कॉलर्स हैं आयुर्वेद के, हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसी चीज़ों को ढूंढें, ऐसे तथ्यों को ढूंढें जिनसे जो है ना तो हमारी प्रकृति खराब हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। मतलब पुरुष के शरीर में जो भी रोग अगर हो रहे हैं तो उनके कारणों का हम पता लगाएं, ताकि जो जितने भी मनुष्य हैं इसमें संसार में, वो सारे स्वस्थ रह सकें। और हम इन कारणों का पता कैसे लगाएंगे? वो हम परीक्षा करने से ही पता लगाएंगे। तो ये परीक्षा का प्रयोजन है एक वैद्य के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आता है परीक्षा की परिभाषा। परिभाषा के लिए आपको ये श्लोक लर्न करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये श्लोक के साथ डेफिनेशन लिखते हो तो आपको स्कोरिंग जो है वो अच्छी मिलती है। ठीक है। परीक्षा की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषज परीक्षा उत्तर कालम उपदेक्ष्यते। तो जिज्ञासा का नाम ही परीक्षा है। ठीक है। किसी वस्तु को जानने की, जो आप जानने के लिए जो प्रवृत्ति करते हो, जो कार्य करते हो, वही जो है वो आपकी क्या है? परीक्षा है। जैसे कि रसायन जो चैप्टर है चरक का, वहाँ पे बताया गया है कि रसायन औषधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब ये हमें कैसे पता लगा कि रसायन औषधियाँ 2 प्रकार की हैं? जब हमने परीक्षा करी, उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तभी तो पता लगा। ठीक है। तो जिज्ञासा का नाम ही परीक्षा है। और जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करना, वो जिज्ञासा है। और उसी जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए जो आपने प्रवृत्ति की है, ठीक है, जो आपने कार्य किया है, जो आपने खोज करी है, उसी को हम परीक्षा कहते हैं। फिर परीक्षा करने के लिए आपको क्या चाहिए? परीक्षा करने के लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। प्रमाण क्या होते हैं? प्रमाण साधन होते हैं जिनके द्वारा हम परीक्षा जो है वो करते हैं। ठीक है।
फिर आगे कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो आपने पदार्थ में भी पढ़ी होंगी, जैसे प्रमाता। प्रमाता कौन होता है? जो कि परीक्षा करता है, ठीक है, ज्ञान के लिए जो व्यक्ति प्रवलित होता है। प्रमाण क्या होता है? साधन, परीक्षा करने के जो साधन है। जैसे कि आप कहाँ से परीक्षा करोगे? अगर आपको कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है तो या तो आप बुक्स में जाके ढूंढोगे उस चीज़ का आंसर, या आप अपने सीनियर से पूछ लोगे, या फिर आप गूगल करोगे, या फिर आप जो है खुद जाके अपने आई विटनेस करोगे, खुद जाके उस चीज़ को देखोगे, समझोगे, है ना? तो ये जो चीज़ें हैं यही क्या है? ये प्रमाण है, ये साधन है किसी भी परीक्षा को करने के। प्रमेय क्या होता है? विषय, जिस चीज़ के ऊपर आप परीक्षा जो है वो करना चाहते हो, जिस चीज़ की आप खोज करना चाहते हो, वो प्रमेय है। और जब आपने खोज कर ली, आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया कि यस, ये जो चीज़ है वो ऐसे-ऐसे है, तो वो जो आपके पास प्रमाण एक अल्टीमेटली ज्ञान आपको जो प्राप्त हुआ, यथार्थ ज्ञान, जो कि सच ज्ञान है, जो कि आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको जो है वो लिया है आपने, तो वो क्या है? वो प्रमा है। प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान का साधन है। तो ये 4 टर्म्स अगर आप लिख दोगे परीक्षा के कॉन्सेप्ट में, तो आपको अच्छा स्कोर जो है वो मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे 2 डेफिनेशंस नीचे और दी हुई हैं कि जिसकी सहायता से वस्तुओं के स्वरूप का निश्चय की जाए, कि कोई चीज़ किस तरह की है, किस तरह से वो काम करती है, वही क्या है? वही परीक्षा है, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड डेफिनेशन भी यही है कि वस्तुओं का निश्चित रूप से जिससे ज्ञान हो उसे परीक्षा कहते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ परीक्षा। तो टाइप्स ऑफ परीक्षा जो है वो डिपेंड करती है कि आप कौन-सा फ़ील्ड, किस फ़ील्ड के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि अगर आप मान लो, अगर आप रसशास्त्र के बारे में बात करोगे, अच्छा आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ा था, ठीक है? तो एनाटॉमी में अगर आपने परीक्षा करनी हो तो किस चीज़ की परीक्षा करोगे? एनाटॉमी में आप परीक्षा करोगे कि जैसे कला क्या है, ठीक है? ऑर्गन्स के बारे में परीक्षा करोगे, ये मेनली वहाँ पे हो जाएगा। अगर आप क्रिया शरीर में देखोगे तो क्रिया शरीर में जो फंक्शंस है बॉडी के, उनके ऊपर आप ज़्यादा करोगे, या प्रकृतियाँ होगी इनकी परीक्षा करोगे, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? तो यही जो है वो सब्जेक्ट वाइज़ परीक्षा अलग-अलग इसके आ जाते हैं, मतलब क्षेत्र जो हैं। जैसे संस्कृत है, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो ऋतु परीक्षा, देश परीक्षा, भूमि, स्वास्थ्य, काल परीक्षा, मतलब संस्कृत के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएँगे तो वहाँ पे ये वाली परीक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप रसशास्त्र में देखोगे, रसशास्त्र हमारी किस चीज़ से कंसर्न्ड है? मेडिसिन बनाने के लिए। तो रसशास्त्र में जो है वो मेनली मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर मेडिसिन जो तैयार हो गई हैं उनकी परीक्षा इसमें आ जाएगी। जैसे रॉ मटेरियल्स की, या फिर जो आपने मेडिसिन प्रिपेयर कर ली है कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, और जो अपने रॉ मटेरियल्स हैं वो अच्छे हैं, अपने अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है। तो ये रसशास्त्र के टॉपिक्स आ जाएँगे। ऐसे ही अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रोग निदान। तो रोग निदान के संदर्भ में जो परीक्षा आती है वो 2 परीक्षा मेन आती है, एक होती है रोग परीक्षा और एक होती है रोगी परीक्षा। ठीक है? फिर यहाँ पे बताया गया है कि संसार में, इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो 2 प्रकार की हैं, एक है सत्य और एक है असत्य। सत्य जिनको आप देख सकते हो, और असत्य जो चीज़ें अवेलेबल जिनको आप देख नहीं सकते, ठीक है? तो इन दोनों की ही परीक्षा जो है हम 4 प्रकार के प्रमाणों से करते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण कौन-से हैं? साधन कौन-से हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये जो बताए हुए हैं ये आचार्य चरक ने बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने एक डिफरेंस यहाँ पे किया है कि उन्होंने उपमान बताया है युक्ति की जगह पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बनता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो फोर्थ प्रमाण है वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए वो उपमान है, वो युक्ति नहीं है, ठीक है? आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है परीक्षा का प्रयोजन। आपको परीक्षा क्यों करनी है? तो ये तो आपको पता ही है, परीक्षा करने से कोई भी जो चिकित्सक है वो क्या बनता है? वो कुशल बनता है, ठीक है? वो परफेक्ट बनता है अपने फील्ड में, अपने रोगी को जो चिकित्सा करना है, ट्रीटमेंट उसमें वो परफेक्ट बनने के लिए हम किसी चीज़ की परीक्षा करते हैं। और दूसरा जो होता है वो है प्रतिपत्ति ज्ञान। प्रतिपत्ति ज्ञान क्या होता है? कि जो चीज़ वैसे है आपने उसको वैसे ही समझा। मान लो एक अगर यहाँ पे रस्सी रखी हुई है तो आपने रस्सी को रस्सी समझा, उसको स्नेक नहीं समझा, ठीक है? तो जो यथार्थ ज्ञान है, जो चीज़ जैसे है उसको आपने वैसे ही समझा, ये ही हमारा क्या है? परीक्षा का प्रयोजन है कि हम चीज़ों को सही तरीके से समझें। ठीक है? फिर आ जाता है रोग एंड रोगी परीक्षा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ होता है कि आजकल के ज़माने में इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? सीबीसी है, एलएफटी है, इतने सारे क्या बोलते हैं ये हमारे एक्स-रे मशीन्स हैं, एमआरआई मशीन्स हैं, कि पेशेंट को आप सीधा टेस्ट करवाने भेजो और आपके पास पता लग जाएगा आपको डायग्नोसिस क्या है, तो हमें परीक्षा करने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है? तो परीक्षा करने के 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो ये हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं ये 100% ऑथेंटिक नहीं होती, ठीक है? क्यों नहीं होती?
क्योंकि या तो कई बारी क्या होता है, जो आपका टेस्ट कर रहा है टेक्नीशियन, उसको वो कोई एरर कर देता है, ठीक है, वो अच्छे से सैंपल नहीं लेता, या फिर जो प्रोसेस होता है सैंपल को उसमें डालने का, मशीन में डालने का, वो सही नहीं होता, या कई बारी मशीन में प्रॉब्लम होती है कि वो अच्छे से रिजल्ट जो है वो नहीं देती है। दूसरा रीज़न क्या होता है, पेशेंट के रिलेटेड होता है। जैसे पेशेंट को कुछ बताया जाए, जैसे मान लो लिपिड प्रोफाइल करवाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको 3-4 दिन पहले ही जो भी आप मेडिसिन्स ले रहे हो ना फैट कम करने की, वो बंद करनी होती है। लेकिन पेशेंट्स को ये नॉलेज ही नहीं होता, तो वो वहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो सही नहीं आते। तीसरा रीज़न क्या होता है कि मान लो पेशेंट जो है, अच्छा चलो ये छोड़ दो, ये पेशेंट और मशीन ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो तो हो गई। इसी के साथ ही क्या होता है ना कि जैसे अब हमारी जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? हमें बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलप होने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया की जो आबादी है, हमारा जो हम टैक्स मतलब भर रहे हैं, या जो भी हमारे वो होते हैं, पैसे होते हैं, तो हमारी सरकार का 1,26,000 मतलब 1,26,000 रुपया, इतने इतने करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशंस में ही खर्च हो रहा है, ठीक है? और जो कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन जो हमारी परीक्षा विधि है आयुर्वेद की, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो एक तरह से हमारी कंट्री के ऊपर बर्डन कम करने के लिए हमें ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। और जब परीक्षा से ही आपका 80% डायग्नोसिस हो जाता है, तो आपको फिर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना ही क्यों है? उससे क्या होगा, पेशेंट जो है उनको भी रिलीफ़ रहेगा, और जो डॉक्टर है वो भी एक ही टाइम पे जो है इन्वेस्टिगेट मतलब डायग्नोज़ करके आपको जो है वो ट्रीटमेंट दे पाएगा। अगर हम इन विधियों में मतलब परफेक्ट ही नहीं बनेंगे, परीक्षा को छोड़ देंगे, तो आगे जाके कहीं न कहीं हमें ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर बार पेशेंट ऐसे नहीं होते जो कि टेस्ट करवा सकें, ठीक है? कुछ पेशेंट जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते होते, तो उस तरह से हमें जो है वो चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है? दूसरी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई हुई है कि परीक्षा क्यों करनी है? परीक्षा हमें करनी है गुरु व्याधित और लघु व्याधित के बीच में डिफ़रेंस देखने के लिए। देखो 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट वो होते हैं जिन्हें कि बहुत ज़्यादा बीमारी है, मतलब कोई बीमारी है जो कि सीवियर है, ठीक है? और एक वो होते हैं जो पेशेंट जिनको बस कोई लाइट सी बीमारी है, ठीक है? अब लेकिन क्या होएगा कि जिस पेशेंट को लाइट बीमारी है वो तो ऐसे शो करेगा कि उसको बहुत ज़्यादा बीमारी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में है, ऐसे वो शो करेगा, ठीक है? और जिसको सीवियर डिज़ीज़ है, उसका मान लो मानसिक बल अच्छा है, तो वो पेशेंट ऐसे शो करेगा कि जैसे उसको कोई बीमारी है ही नहीं, ठीक है? तो जब आप अगर आप ऐसे ही मतलब उसके टेस्ट भी नहीं करवा रहे हो पेशेंट के, और आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट दे दिया, तो आप क्या करोगे? जिसको सीवियर डिज़ीज़ थी उसको आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो ठीक ही लग रहा है, पेशेंट ज़्यादा हाय-हाय तो कर नहीं रहा, तो इसको आप कम औषधि दोगे। ठीक है, या थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट दोगे, और जिसको लाइट सी बीमारी थी वो ज़्यादा हाय-हाय कर रहा था, उसको आप तीक्ष्ण औषधियाँ दे दोगे। तो इन दोनों से ना तो इसका इलाज होगा, ना इसका इलाज होगा, ठीक है? तो इसीलिए परीक्षा ज़रूरी है, ताकि हम जो है वो गुरु व्याधित और लघु व्याधित, मतलब जिसको गुरु व्याधि है और एक जिसको लघु व्याधि है, उनके बीच में जो डिफ़रेंस है वो पता कर पाएँ, ठीक है? ये हमारा जो है वो एक ये भी एम रहता है परीक्षा करने का। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में। तो आचार्य चरक ने जो 4 प्रकार की परीक्षा बताई है वो कौन-सी है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष अनुमान एंड युक्ति, ठीक है? सबसे पहले आता है आप्त उपदेश। देखो आप्त क्या होते हैं? आप्त पुरुष वो होते हैं जो कि राग द्वेष से रहित होते हैं, ठीक है? जिनके मन में तम और रजगुण नहीं होते, सत्व गुण प्रधान ये लोग होते हैं। ये जो भी बोलते हैं वो तर्क वितर्क रहित होता है, मतलब इन्हें कोई भी डाउट नहीं होता। ये जो भी बोलते हैं वो प्योर ज्ञान होता है, मतलब नॉलेज होती है, नॉलेज नहीं होती इनको, सॉरी नॉलेज होती है। देखो, एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज, दोनों में डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज होती है वो परफेक्ट होती है, मतलब वो बुद्धि होती है, वो सही ज्ञान होता है, ठीक है? तो ये जो आप तो होते हैं ना, इनको नॉलेज होती है, इनको विशेष ज्ञान होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जो ये बताते हैं, और ये जो भी बताते हैं वो सच्ची बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्व प्रधान होते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो पुरुष जो बोलते हैं ना, उनके वचनों को आप्त उपदेश कहते हैं, क्योंकि वो उनके उपदेश हैं। तो आप्त उपदेश क्या हो गया?
ये एक प्रमाण है, ठीक है। अब आपके लिए आप्तोपदेश क्या है? जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो गया? एक तरह से आप्तोपदेश हो गया। या फिर जो हमारे आचार्य चाणक्य, आचार्य सुश्रुत ने जो संहिताएँ लिखी हुई हैं, वो संहिताएँ क्या हैं? उनके आप्त उपदेश हैं, ठीक है? जिनको हम पढ़ के जो है वो आज ज्ञान ले रहे हैं। और आप्त के उल्टे जो लोग होते हैं, मतलब इनसे जो विपरीत लोग होते हैं, वो उनके जो वचन होते हैं, उनको हम आप्त जो है वो नहीं मानते, ठीक है? फिर आप्त के पर्याय बताए हुए हैं, शिष्ट और विबुद्धा भी कहते हैं इनको। फिर दूसरा प्रमाण आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष, जो आप अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हो, ठीक है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, आपको खुद अपने मन और इंद्रियों से ग्रहण करना होता है। और ये जो है वो 2 तरह का होता है, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष और एक होता है मानसिक प्रत्यक्ष, ठीक है? बाह्य प्रत्यक्ष क्या होता है? जो हम अपने इंद्रिय, आत्मा, मन और इंद्रिय अर्थों से लेते हैं। जैसे चक्षु से हमने जो ज्ञान करा, जैसे हमने घड़ा देखा, ठीक है? बाहर पेंसिल देखी, तो ये जो हमने देखी, ये जो हम अपने खुद की इंद्रियों से जो ज्ञान कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। और ये कौन-सा प्रत्यक्ष है? ये बाह्य प्रत्यक्ष है। जो मानसिक प्रत्यक्ष होता है, उसमें क्या होता है? वो बाहर से दिखाई नहीं देता, वो जो मन के अंदर के विषय होते हैं ना, उनके बारे में प्रत्यक्ष करना होता है। जैसे कि सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, तो इन चीज़ों के बारे में तो मन ही आपस में जान सकते हैं अंतर्गत, ठीक है? तो मन से जो प्रत्यक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं? मानसिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जो ये प्रत्यक्ष होता है, ये भी 5 प्रकार का होता है। जो आपने चक्षु से प्रत्यक्ष किया, वो चक्षु प्रत्यक्ष हो गया। जो आपने घ्राण से किया, वो घ्राण प्रत्यक्ष हो गया। जो आपने श्रोत्र से किया, वो श्रोत्र प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही 5 इंद्रियाँ हैं, पाँचों इंद्रियों से आपको 5 प्रकार का जो प्रत्यक्ष है, वो होता है, ठीक है? तीसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या होता है? आपने जस्ट एक गेस लगाया, या फिर, और वो गेस कैसा होना चाहिए? युक्ति की अपेक्षा करने वाला, मतलब उसके गेस के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है? जैसे आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए हो कि जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ अग्नि है, ठीक है? अब ये आपको कैसे पता लगा? धुएँ से आपने गैस लगाया कि अग्नि का? क्योंकि आपने लॉजिक लगाया कि जैसे रसोई में धुआँ होता है, वहाँ अग्नि होती है, तो इसीलिए जहाँ-जहाँ भी धुआँ होगा, वहाँ-वहाँ अग्नि होगी। तो ये जो अनुमान होता है, ये कैसा होना चाहिए अनुमान? मतलब लॉजिकल एक गेस होना चाहिए, ठीक है? फिर आती है युक्ति। तो अनुमान की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी कि युक्ति पूर्वक, पहले आपने युक्ति लगानी है, पहले लॉजिक सोचना है, उसके बाद किसी विषय का ज्ञान करना है, वो क्या कहलाता है? आपका अनुमान। युक्ति के बिना आप अनुमान जो है वो नहीं लगा सकते, ठीक है? जैसे पाचन शक्ति का अनुमान कैसे लगाते हैं हम? जरण शक्ति से। ठीक है? मतलब कि अगर कोई पेशेंट अच्छे से खा रहा है, उसको बहुत भूख लग रही है, उसको बार-बार खाना जो आप दे रहे हो ना, वो पच जा रहा है, तो उसकी जो पचाने की शक्ति है, उससे आप उसकी जठर अग्नि का अनुमान लगाते हो। ठीक है? ऐसे ही अनुमान हम कर सकते हैं, जैसे कोई जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से खेल सकता है, मतलब पूरा दिन जो है वो फिज़िकल काम कर सकता है, ठीक है? तो फिज़िकल काम करने की जो उसकी क्षमता है, इससे आप उसके शारीरिक बल का ज्ञान कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं पेशेंट की बॉडी में, जो कि आपको अनुमान से जाने जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 2 तो बताए हैं। फिर आप हमारा 4th जो प्रमाण आता है, वो आता है युक्ति प्रमाण। युक्ति क्या होती है? कई बारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आती, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? लॉजिकल थिंकिंग लगानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई धान्य की उत्पत्ति करनी हो, जब भी कोई फसल हमने बीजनी है, ठीक है? तो हमें क्या-क्या चाहिए? जल चाहिए, भूमि चाहिए, अच्छे वाले बीज चाहिए, और ऋतु भी वो हो जिसमें वो बीज जो है वो ग्रो कर जाएँ, ठीक है? अगर ये सारे अच्छे होंगे, तभी जाके हमारी धान्य की जो फसल है वो अच्छी होगी। इसी प्रकार अगर गर्भ की उत्पत्ति करनी है, ठीक है? गर्भ की उत्पत्ति के लिए क्या-क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए? माता-पिता का बीज अच्छा होना चाहिए, ठीक है? जल, मतलब जो उस गर्भ को जो वो जाना है, न्यूट्रिशन जाना है, वो अच्छा होना चाहिए। भूमि, गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, और ऋतुकाल, ऋतुकाल मतलब ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होना चाहिए, जब पेशेंट का ओवम, मतलब फीमेल से ओवम और मेल से जो है वो, जो स्पर्मेटोज़ोआ है वो मेट करे, ठीक है? तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो होएँगी, तभी जो है गर्भ की उत्पत्ति संभव है। ये चीज़ हमने ऐसे समझ ली, तो यही युक्ति प्रमाण है, ठीक है? अब जैसे अग्नि जलाने के लिए क्या चाहिए आपको? अग्नि जलाने के लिए चूल्हा भी चाहिए, यहाँ पे दिया है ना, मंथन चाहिए, मंथान चाहिए और मथ्य चाहिए। मथ्य क्या है? मथ्या है लकड़ी, ठीक है? मंथान क्या है? मंथन करने वाला दंड, और मंथान क्या है? लकड़ी का
घूमना। तो जब आप जैसे आप पुराने ज़माने में होता था ना, वो जो आदिवासी होते थे वो मतलब पत्थर को रगड़ के वो आग उत्पन्न कर देते थे, वैसा ही है, ठीक है? ऐसे ही मतलब 4-5 चीज़ें चाहिए हमें कोई भी चीज़ उत्पन्न करने के लिए। ऐसे ही ये बता रहे हैं कि अगर अपने गुणों से युक्त हों चतुष्पाद, तो वो क्या करते हैं, व्याधि की शांति करने के सक्षम होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है, अच्छा युक्ति के लिए अगर आप श्लोक याद करना है तो आप ये श्लोक याद कर सकते हो। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्ति से त्रिकाला सा गेया त्रिवर्ग साध्यते यथा। ये आपने पदार्थ विज्ञान में भी वैसे युक्ति के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत कारणों के योग से, बहुत कारण मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल फैक्टर्स को जोड़ के एक भाव को देखते हो, ठीक है? और ये 3 प्रकार की युक्ति होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बीज को देख के आपको फ्यूचर का आपको पता लगेगा, है ना? कि अ, सॉरी ये नहीं आएगी इसमें एग्ज़ाम्पल। आप ये देख सकते हो कि यही वाली जो हमने लगाई थी ऊपर कि बीज, जल, भूमि और ऋतु के संयोग से जो है वो धान्य की उत्पत्ति होती है। और युक्ति से जो है हमें तीनों कालों का ज्ञान जो है वो होता है, ठीक है? ये आप बस आप इतना लिख सकते हो इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रोगी परीक्षा। तो परीक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया, परीक्षा क्यों करनी है, हमने उसका प्रयोजन क्या है और कितने प्रकार की परीक्षा होती है। रोग निदान के कंसेप्ट में 2 प्रकार की रोगी परीक्षा है। और इसके पहले हमने पढ़ा कि परीक्षा को करने के 4 जो है वो साधन हैं, जो कि आप्तोपदेश, युक्ति, प्रमाण और प्रत्यक्ष और वो थे, अनुमान थे, ठीक है? इसके बाद हम पहला पढ़ते हैं रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा क्या है? पेशेंट की परीक्षा, ठीक है? हम पेशेंट की परीक्षा क्यों करेंगे? एक तो हमें देखना है कि रोगी का बल क्या है, ठीक है? उसके बल के अकॉर्डिंग ही हम उसको मेडिसिन देंगे। बल के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को 3 तरीके से डिवाइड कर लेंगे। एक आ जाएँगे जिन पेशेंट का बल उत्तम होगा, एक होएँगे जिनका बल मध्यम होगा और एक होएँगे जिनका बल जो है वो अवर होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं ना, उनको भी हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेंगे। एक वो औषधियाँ होएँगी जो तीक्ष्ण औषधियाँ होएँगी, यानी कि बलवान औषधियाँ होएँगी, ठीक है? एक मीडियम औषधियाँ होएँगी और एक होएँगी जो जिन औषधियाँ ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होएँगी, मतलब मृदु औषधियाँ होएँगी। तो हम क्या करेंगे, उत्तम बल वाले को तीक्ष्ण औषधि देंगे, मध्यम वाले को मध्यम और अवर वाले को जो है वो मृदु औषधि देंगे। तो इसीलिए हमें जो है वो रोगी परीक्षा करनी ज़रूरी है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, उत्तम बल वाले को अगर आप हीन मृदु औषधि दे दोगे तो वो कोई काम नहीं करेगी, और अगर आप अवर बल वाले को तीक्ष्ण औषधि दे दोगे तो वो उसको मार ही डालेगी, है ना? तो इसीलिए हम जो है वो रोगी परीक्षा करते हैं, ठीक है? फिर आयुर्वेद में कितने प्रकार की रोगी परीक्षा बताई हुई है? बहुत तरह की बताई हुई है। द्विविध है, प्रत्यक्ष और अनुमान से। त्रिविध है, जिसमें आप्तोपदेश ऐड हो जाता है, और या फिर दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न आ जाते हैं, जो कि शिशु ने बताई है। चतुर्विध परीक्षा जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो आ जाएगी। षड्विध परीक्षा में पंच इंद्रियों के द्वारा जो परीक्षा करते हैं वो, और साथ में प्रश्न परीक्षा ऐड हो जाती है, ठीक है? फिर इसके बाद अष्टविध परीक्षा है और दशविध परीक्षा है। इनको हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे जस्ट हम इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? फिर आता है कि हमें परीक्षा क्यों करनी है, एक वैद्य को क्यों क्या-क्या परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है? जब वो मेडिकल फील्ड में एंटर कर रहा है। तो मेडिकल फील्ड में एंटर करने से पहले आचार्य चरक बताते हैं कि हमें 10 चीज़ों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। इनकी परीक्षा करके अगर आप मेडिकल फील्ड में एंटर करोगे तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है? तो क्या-क्या वो 10 चीज़ें हैं? पहला है कारण। कारण क्या है? चिकित्सा का कारण कौन है? चिकित्सा कौन कर रहा है? वैद्य खुद ही कारण है, ठीक है? और करण किस चीज़ से वो करेगा चिकित्सा? तो औषधि उसका जो है वो साधन है, ठीक है? औषधि क्या है? उसका करण है। फिर कार्य योनि, उसका काम कैसा है? या फिर काम करने की वो कैटेगरी क्या है कि धातुओं की विषमता में उसको काम करना है, और कार्य करना क्या है उसको? उसको क्या करना है? उन्हीं धातुओं को जो है वो उसको साम्य करना है, ठीक है? फिर इस कार्य को करने से क्या होगा? इससे सुख की प्राप्ति होएगी पेशेंट को, और उसके मन, बुद्धि, इंद्रियों में संतुष्टि आ जाएगी, ठीक है? और फिर ये होने से क्या होएगा? पेशेंट को इसके बाद लॉन्ग टर्म आउटकम क्या मिलेगा? पेशेंट की जो है वो आयु बनी रहेगी। यहाँ पे सेम चीज़ ये आ जाएगी, ठीक है? आयु मिलेगी उसको, बेसिकली वो लंबे टाइम तक जीवित रहेगा। फिर आ जाता है देश। देश की परीक्षा कर लेनी चाहिए एक वैद्य, क्योंकि वो कहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? इसके लिए एक तो उसको भूमि देश कि वहाँ पे उसको किस तरह के पेशेंट मिलेंगे, और फिर वहाँ पे भी जाके आतुर देश कि पेशेंट का खुद की बॉडी का क्या उसका वो है, परीक्षा करनी है। फिर काल देखना है उसको, ठीक है? काल की परीक्षा करनी है। ऐसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या है कि वो जो ये सारी चीज़ें करे उनको एक तरह से अच्छे तरीके से मतलब
अपने कार्यों को वो संपन्न करे। और उपाय क्या होती है? प्लानिंग, कि वो जब मेडिकल फील्ड में एंटर हो तो पूरी अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ वो जो है वो एंटर हो, ठीक है। फिर आ जाती है परीक्षा के लिए जगह। तो परीक्षा के लिए पेशेंट की बॉडी में आप कहाँ परीक्षा करते हो? उनके अंगों में, ठीक है। ये या तो अष्ट स्थान परीक्षा होती है और एक होती है षड स्थान परीक्षा। अष्ट स्थान परीक्षा तो हम इधर पढ़ेंगे, जो ये बताई थी ना, नाड़ी, मल मूत्र, जीवा, शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श, दृष्टि और आकृति, ये अष्ट स्थान है। और षडंग परीक्षा में क्या आ जाता है? दो हमारे जो आपका षडंग शरीर होता है ना, वो वाला, दो हाथ, दो पैर, एक सिर ग्रीवा और एक अंतराधि। तो ये हमारे षडंग परीक्षा में आते हैं, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोगी परीक्षा। ये आपको अभी तक समझ ही आ गया होगा कि जब तक आप अपना बुद्धि रूप वाला दीपक लेके पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करते, मतलब उसके अंतरात्मा में प्रवेश करके नहीं देख लेते कि इसको क्या क्या बीमारी है, तब तक आप चिकित्सा करने में सफल जो है वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चिकित्सा आपने करनी है पेशेंट की बॉडी पे ही तो करनी है ना। तो इसीलिए आपको उसकी बॉडी को अच्छे से जो है वो समझना होगा, उसकी आयु को जानना होगा, उसके बल को जानना होगा, ठीक है। रोगी परीक्षा करने के बाद हमें क्या करना होगा? पेशेंट को जो है वो तीन बल भेद से तीन प्रकार के पेशेंट्स हमने डिवाइड कर लेने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी है। परीक्षा करने से हमें ये भी पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है इसकी आयु बची हुई है कि नहीं, मतलब ये पेशेंट मरने वाला है या फिर इसकी चिकित्सा करने से उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और लास्ट हमें क्या पता लग जाएगा? कि प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाएगा। जो चीज़ जैसी है उन चीज़ों का हमें वैसे ही एक्सपीरियंस होता रहेगा, ज्ञान होता रहेगा। फिर आती है रोग परीक्षा। रोग परीक्षा परीक्षा हमें क्यों करनी है? रोग का बल जानने के लिए, कि कोई एक जो डिजीज़ है वो सीवियर डिजीज़ है, वो मॉडरेट डिजीज़ है या वो माइल्ड डिजीज़ है, ठीक है। रोग की परीक्षा हम कैसे करते हैं? रोग की परीक्षा हमें पता लगता है कि रोग में कौन-कौन से दोष इन्वॉल्वड हैं, कौन-कौन सी धातुएँ जो हैं वो दूषित हो रखी हैं, ठीक है? कौन-कौन से मलों में प्रॉब्लम आई हुई है, स्रोतस कौन से इन्वॉल्वड है। तो ये कुछ-कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से हम रोग की परीक्षा करते हैं। और रोग की परीक्षा भी हमें क्यों करनी होती है? क्योंकि जिस तरह का रोग होगा वैसी ही चिकित्सा हमें जो है वो स्टार्ट करनी होती है। अगर आप रोग की परीक्षा करे बिना चिकित्सा स्टार्ट कर दोगे, मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है? आपको पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपने उसको एबीसीडी कुछ भी ऐसी मेडिसिन दे दी। तो इससे 2 चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है उसका वो ठीक हो जाए पेशेंट, हो सकता है वो ना ठीक हो, ख़राब हो जाए। तो ये जो आपकी सफलता है ना, ये यदृच्छा पे डिपेंड है एक तरह से, है ना? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक तरह से तुक्का है वो। लेकिन अगर कोई वैद्य रोग की परीक्षा करने के बाद चिकित्सा करेगा, तो वो श्योर है कि उसको 100% जो वो सक्सेस जो है उसमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो सफलता में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सॉरी, चिकित्सा में जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जो है वो रोग की परीक्षा जो है वो करनी है, ठीक है। फिर आती है टाइप्स ऑफ रोग परीक्षा। तो रोग की परीक्षा हम कैसे करते हैं? रोग की परीक्षा हम पंच निदान से करते हैं, ठीक है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ठीक है। और ये पंचगना जो टॉपिक है ये 5 मार्क का, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मुझे लगता है आप लोगों को सुनना चाहिए, और अगर हो सके तो आपके खुद के नोट्स आपको जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है निदान। तो पहले जो ये पांचों चीजें इन्हें हम पंच निदान कहते हैं, ठीक है। निदान पंचक भी कह देते हैं, निदान पंचक, ठीक है। निदान पंचक होते क्या है? तस्य उपलब्धि, तस्य मतलब ये किसकी उपलब्धि करवाते हैं? ये व्याधि की उपलब्धि करवाते हैं, हमें बताते हैं कि व्याधि किस चीज़ से वजह से, मतलब व्याधि की पूरी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको निदान पंचक के बारे में पता होना चाहिए। तो व्याधि की उपलब्धि किससे होती है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति से, ठीक है। ये श्लोक आप लर्न कर सकते हो, छोटा सा श्लोक है और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है ये लिखने के बाद आपने क्या कर देना है? देखो, यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। इनमें से हमें जैसे मान लो आपने निदान पता कर लिया कि हाँ, इन कारणों से कोई व्याधि हो रही है। तो जब आपको एक से ही पता लग गया कि हाँ, ये व्याधि इस रीज़न की वजह से हो रही है, तो बाकी चारों की परीक्षा करने की क्या ज़रूरत है फिर हमें, है ना? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बारी क्वेश्चन पेपर में। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपको एक चीज़ से, आपको एक जो आपने परीक्षा करी उससे पता लग गया कि यस दिस रीज़न है किसी बीमारी के, और जब आप उसको फिर दूसरे, तीसरे, चौथे इन चीज़ों की परीक्षा से भी जब आप देखोगे तो आप क्या हो जाओगे? एक तो कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ, आपने जो परीक्षा करी है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है? तो ऐसा करने से जब आप बार-बार एक ही चीज़ की परीक्षा करोगे तो आपको कभी भी मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, मतलब आपने जो परीक्षा करोगे ना आप वो आपकी बिल्कुल सही रहेगी। इसीलिए हमें एक फैक्टर से नहीं, जो 5 बताए हुए हैं ना पंचक, पाँचों से ही किसी भी व्याधि की जो है वो परीक्षा हमें करनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आता है निदान। निदान क्या होता है? कारणम इत्युक्तम अग्रे। तो जो व्याधि का कारण होता है, जिस वजह से जो व्याधि उत्पन्न हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? हेतु या फिर निदान कहते हैं, ठीक है? और ये निदान जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्याधिजनक और एक होता है व्याधिबोधक। व्याधिजनक जिससे व्याधि उत्पन्न हुई है, ठीक है? जैसे कि फ़ास्ट फ़ूड खाने से मोटापा उत्पन्न हो गया, तो जो ये फ़ास्ट फ़ूड है ये क्या है? व्याधिजनक निदान है, ठीक है? और व्याधिबोधक क्या है? अभी हमने पढ़ा ना पंचनिदान, हम उसको भी निदान पंचक कह रहे हैं। तो इस निदान पंचक में जो ये वर्ड आ रहा है ना निदान, ये वाला निदान, ये निदान पंचक क्या है? ये पांचों मिलके व्याधि का बोध करवाने वाले हैं, ठीक है? व्याधि का ओवरऑल जो बताता है कि किस, मतलब ए टू जेड जो चीज़ बता रही है हमें, वो क्या है? उसको भी हम निदान कहते हैं। तो एक तो व्याधि का बोध करवाने वाला होता है और एक व्याधि को उत्पन्न करने वाला निदान होता है, ठीक है? फिर आता है पूरब रूप। पूरब मतलब जो कि व्याधि के अच्छे से उत्पन्न होने से पहले ही जो सिम्पटम्स आ जाते हैं, इन्हें मॉडर्न में हम प्रोड्रोमल सिम्पटम्स भी कहते हैं, ठीक है? मतलब अभी व्याधि जो है वो स्टार्ट हुई है, जैसे कि मान लो हम जब ठंडा खा लेते हैं बहुत ज़्यादा सर्दियों में, ठीक है? तो गला दर्द होने से पहले ही ना गले में कुछ-कुछ होने लग जाता है, ठीक है? और थोड़ी फ़ीवरिश सी फीलिंग, हमें वीकनेस सी लगने लग जाती है। तो ये जो पहले सिम्पटम्स आते हैं ना, यही हमारे क्या हैं? पूरव रूप हैं। पूरव रूप जो होता है वो व्याधि की उत्पत्ति होने से पहले के लक्षण होते हैं, ठीक है? अब पूरव रूप क्यों ज़रूरी है? पूरव रूप से 2 चीज़, अ, देखो जब आप चरक पढ़ोगे, सुश्रुत पढ़ोगे ना, वहाँ पे हर एक व्याधि के पूरव रूप बताए हुए हैं। पूरव रूप से क्या होता है? और ये भी चीज़ बताई होगी, अगर किसी व्याधि के सारे पूरव रूप उत्पन्न हो जाए ना, तो वो व्याधि असाध्य होती है, ठीक है? तो पूरव रूप से लोगों की साध्यता असाध्यता का ज्ञान हो जाता है एक तो, क्योंकि अगर सारे पूरव रूप आ जाएँ किसी भी व्याधि के, तो वो रोग जो है वो असाध्य हो जाता है। और दूसरा, जैसे मान लो हम डीडी बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैंने कल एक एग्जांपल बताया था कि किसी के नी में पेन है, ठीक है? तो नी में पेन के लिए हमने लिस्ट बनाई थी कि या तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा या आरए होगा या कुछ और ऑटोइम्यून होगा या कोई इंजरी या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? अब अगर पेशेंट को पूरब रूप आ जाए, मान लो उसको ज्वर आ रहा है, ठीक है? तो ज्वर जो है या तो वो आरए में हो सकता है या फिर वो इन्फेक्शन में हो सकता है। तो इससे कई बारी क्या हो जाता है, लोगों का सापेक्ष निदान आपको पता लग जाता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यहाँ पे फिर 2 चीज़ें तो आपको पता लग गया कि ना तो उसको इंजरी है, ना उसको ओए है और ना ही उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो पूर्ण रूप से हमें कई बारी डायग्नोसिस में हेल्प मिल जाती है, इसीलिए पूर्ण रूप का ज्ञान जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? फिर आता है रूप। रूप होते हैं जो व्याधि के स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, प्रादुर्भूत लक्षण, मतलब जो उस व्याधि के लक्षण हैं, स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, उन्हें ही हम रूप कहते हैं, ठीक है? अब ये बोल रहे हैं कि जो रूप होता है ना, और अच्छा अगले पेज पे हम चलते हैं। व्याधि के अनुसार ही रोगों की, जो रूप होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्याधि का अच्छे से ज्ञान जो है हमें यही करवाते हैं, ठीक है? और रूप जो होते हैं ये भी साध्यता साध्यता जानने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर किसी रोग के सारे लक्षण पैदा हो जाए ना, किसी एक डिजीज़ के, जितने भी बता रखे हैं टेक्स्ट बुक्स में, तो अगर सारे के सारे पेशेंट में आ जाए तो वो रोग भी जो है वो असाध्य होता है, ठीक है? फिर आता है उपशय। उपशय क्या होता है? जो हमारी बॉडी के लिए सातम्य हो उसे बोलते हैं उपशय, ठीक है? तो उपशय का यहाँ पे हम क्यों ज्ञान करते हैं? इससे हमें जो गूढ़ लिंग व्याधियाँ होती हैं उनका ज्ञान होता है, ठीक है? मान लो अब यही वाला अगर हम पेशेंट ले लें, नी पेन वाला ही, है ना? अगर आपको पता नहीं लग रहा कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब पेशेंट को आम वात है या संधिगत वात है, ये आपको पता नहीं लग रहा। आम वात में आम का इन्वॉल्वमेंट होगा, संधिगत वात में आम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पेशेंट को ऑयल का एप्लीकेशन लगवाएंगे, उसको बोलेंगे कि तेल की मालिश करें वो अपने घुटनों पे। अगर तेल की मालिश करने से उन्हें उपशय मिल रहा है, उन्हें आराम मिल रहा है, ठीक है? तो यानी कि तेल क्या करता है? वात को शांत करता है, तो मतलब ये जो बीमारी है उसको संधिगत वात है। और अगर उसको तेल का मालिश करने से उपशय नहीं मिल रहा, अनुपशय हो रहा है, उसकी पेन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है? तो वो फिर क्या हो जाएगा, यानी कि आम बढ़ रहा है तेल लगाने से और फिर वो आम वात की तरफ चला जाएगा। तो जो गूढ़लिंग व्याधियाँ होती हैं जिनका डायग्नोसिस आपको नहीं पता लग रहा होता, वहाँ पे जो हम है उपशय अनुपशय की हेल्प से
डायग्नोसिस करने में जो है वो हेल्प होती है हमारी, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारा निदान पंचक है वो है संप्राप्ति। संप्राप्ति हमने क्या होता है पैथोजेनेसिस, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। पैथोजेनेसिस संप्राप्ति क्या होती है, एक व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं, मतलब अभी कोई फैक्टर जो व्याधि उत्पन्न करेगा वो बॉडी में एंटर करा, उसके एंटर होने से लेके व्याधि के उत्पन्न होने तक के जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, वो संप्राप्ति होते हैं, ठीक है। तो संप्राप्ति का हमें कैसे पता लगता है, संप्राप्ति का ज्ञान करे बिना एक तो आपको कभी भी व्याधि का ज्ञान आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, संप्राप्ति में हम देखते हैं कि कौन सा दोष दूषित हुआ है, दूष्य कौन से हैं, अधिष्ठान कहाँ पे रोग हुआ है, कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर संप्राप्ति के अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं, क्योंकि चिकित्सा क्या होती है, संप्राप्ति का विघटन करना, संप्राप्ति को तोड़ना, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को तोड़ दोगे तो आप चिकित्सा कर दोगे, तो संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। संप्राप्ति समझ में आ गया। फिर आती है रोग परीक्षा का महत्व, ये आप अब तक अच्छे से खुद ही आप लिख सकते हो। रोग की परीक्षा करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोग का अच्छे से ज्ञान नहीं करोगे तो आप चिकित्सा भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। फिर 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है जो कि एनसीएस हमने इस पर ही ऐड किया है, वो है रोग एंड रोगी परीक्षा में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि रोग में हम रोग की परीक्षा करते हैं, रोगी में हम जिसको व्याधि उत्पन्न हुई है उस पेशेंट की बॉडी की परीक्षा करते हैं। रोग की परीक्षा हम निदान पंचक से करते हैं, रोगी की परीक्षा हम क्या कैसे करते हैं, उसकी प्रकृति देख के, उसका साथ देख देख के, उसका मेंटल बल, बॉडी का बल, ये सब चीज़ें, उसकी आयु वगैरह देख के उसकी परीक्षा करते हैं, ठीक है। रोग परीक्षा के बारे में तो हमारे पास बुक्स पड़ी हुई हैं कि इसके ये सिम्टम्स होते हैं, रोग परीक्षा हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो रोगी परीक्षा है वो हर एक वैद्य को हर एक पेशेंट पे करनी पड़ती है अलग अलग, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल चीज़ है, ये आपको आप्तोपदेश से मतलब आप सीख सकते हो लेकिन कर नहीं सकते हर पेशेंट पे, ठीक है। फिर रोग परीक्षा में हम रोग के कॉम्प्लिकेशंस और जो अरिष्ट वगैरह है उनकी परीक्षा कर लेते हैं। रोगी में हम ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की परीक्षा नहीं करते, इसमें तो हम सिर्फ उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का ज्ञान करते हैं कि उसकी बॉडी का या मेंटल स्टेटस क्या है इस टाइम पे, ठीक है। फिर रोग परीक्षा के लिए षडक्रिया काल भी बताया हुआ है, और रोगी परीक्षा के लिए जैसे दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स जो हैं वो बताई हुई हैं। तो बेसिकली एंड में क्या है कि रोग के बल का पता लग जाता है रोग परीक्षा से, और रोगी के बल का पता लग जाता है रोगी परीक्षा से, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर के एंड में, मतलब ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यू और कॉम्पिटिटिव में भी इसके परीक्षा में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। तो आज हमारा 3rd डे है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है 3rd चैप्टर, उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप वीडियो में कमेंट करके जो अपने भी सजेशंस हैं, जो भी आपके एडवाइसेस हैं वो आप मेरे को दे सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।